हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर 12 कंप्लीट करेंगे एंड दैट चैप्टर 12 इज लीडिंग एंड मैनेजिंग। इस चैप्टर के अंदर हमें लीडरशिप क्या है ये समझना है, मैनेजमेंट क्या है ये समझना है, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट क्या है इस पर हम लोग फोकस करेंगे और डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लीडरशिप क्या है ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ लीडरशिप से कि लीडरशिप असल में क्या होती है। देखिए, लीडरशिप इज नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन गोल्स। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आप अपने फॉलोअर्स को, अपने टीम मेंबर्स को कंटिन्यूअसली मोटिवेट करेंगे, उन्हें उनके फुल पोटेंशियल पे लेके जाएंगे, उनकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करेंगे और उनसे वो गोल्स आप अचीव करवाने की कोशिश करेंगे जो शायद इंडिविजुअली वो नहीं कर पाते। मतलब एक अच्छा लीडर क्या करता है? एक अच्छा लीडर अपनी टीम के अंदर एनर्जी बूस्ट करता है। एक अच्छा लीडर अपनी टीम के लिए मोटिवेटर का काम करता है। अगर एक अच्छा लीडर टीम के पास नहीं होगा तो डेफिनेटली टीम का जो मोरल है, टीम का जो मोटिवेशन है वो बहुत नीचे होगा, वो बहुत कम होगा। तो लीडर होना और एक अच्छा लीडर होना किसी भी टीम की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। आप एग्जांपल्स देख सकते हैं कि जैसे एम एस धोनी को अगर हम देखें, इंडियन क्रिकेट टीम के जो हमारे कैप्टन थे एम एस धोनी वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ऑफ द टीम। उसका रीजन ये नहीं था कि उनमें वो उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी या विकेट कीपिंग बहुत अच्छी थी। उसका रीजन ये था कि उनमें जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे थे। और देखिए, की लीडरशिप स्किल्स क्या होते हैं? की लीडरशिप स्किल्स होते हैं, सबसे पहली बात तो इंटरपर्सनल स्किल्स पे अपन फोकस करते हैं क्योंकि अपन ने एग्जांपल एमएस धोनी का लिया है। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब ये है कि आपका जो लीडर है उसका जो टीम के मेंबर्स हैं उनके साथ एक बॉन्ड होना चाहिए। टीम का कोई भी मेंबर अगर लीडर के साथ कुछ शेयर करना चाहता है तो टीम के मेंबर को शेयर करने से पहले 10 बार सोचना ना पड़े, हेजिटेशन ना हो उसको, वो अपने पॉइंट्स बहुत आसानी से लीडर के सामने रख सके। और ये तभी पॉसिबल होगा जब लीडर का अपने मेंबर्स के साथ एक अच्छा इंटरपर्सनल बॉन्ड होगा। तो एक अच्छे लीडर में इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो एक अच्छा लीडर अच्छा व्यवहार बनाना, एक अच्छा बिहेवियर रखना सबके साथ जानता है। वो जानता है कि कैसे उसे बॉन्ड अपने क्रिएट करने हैं लोगों के साथ। सेकेंडली, एक अच्छा टीम लीडर होगा तो उसमें डिसीजन मेकिंग पावर होगी। अगर टीम के सामने कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आते हैं, मतलब जिनके बारे में पहले से नहीं सोचा गया था, अगर इस तरह के कोई सर्कमस्टांसेस आते हैं तो एक अच्छा लीडर बिना किसी देरी के प्रॉम्प्टली उन उन डिसीजंस पर, उन प्रॉब्लम्स पर रिएक्ट करेगा और उन सर्कमस्टांसेस को एड्रेस करेगा और डिसीजन लेने की ताकत उसके अंदर होगी। इतना ही नहीं, एक अच्छा लीडर अगर होगा तो उसकी जो अप्रोच होगी हमेशा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगी। वो वी कैन से दैट बिना बिना मतलब के मैटर्स पर उसका ध्यान नहीं होगा। वो फोकस्ड होगा। उसकी कोशिश होगी हमेशा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम टीम फेस कर रही है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। नेक्स्ट, आप किसी भी पर्सन को एज अ लीडर तभी एडमायर करते हैं जब वो लीडर खुद पर्सनली बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, मतलब अगर आप देख रहे हैं कि आपका जो लीडर है वो सुबह जल्दी उठ रहा है, ठीक है, और जो है वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, वो वेल ड्रेस्ड है, उसे अपने टास्क और फंक्शंस जो भी परफॉर्म करने हैं उसे बहुत अच्छी तरह क्लियर रहते हैं। तो ऐसे लीडर को आप भी एडमायर करेंगे और उसके जैसा होने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ आपके सामने एक ऐसे लीडर का एग्जाम्पल है जो खुद ही डिसिप्लिन नहीं है, राइट, जो खुद ही अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं रख पा रहा है, तो ऐसे लीडर से आप एडमायर नहीं होने वाले। तो ऑर्गेनाइज रखना खुद को, ये भी एक लीडरशिप स्किल है। टाइम मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्किल होती है। आप ऐसे लीडर को ही एडमायर करेंगे जिसे खुद के वक्त की कीमत समझ में आती हो। अगर आपको दिख रहा है कि आपका लीडर ही टाइम वेस्ट कर रहा है, आपके लीडर को ही टाइम की अहमियत नहीं है, तो ऐसे लीडर को आप मन से लीडर नहीं मान पाएंगे और डेफिनेटली आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो एक अच्छी लीडरशिप स्किल्स के अंदर टाइम मैनेजमेंट और पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन भी आता है। एक अच्छा लीडर हमेशा अपने आप को एनहांस करने की तरफ लगा रहता है। आप देखेंगे एक अच्छा लीडर हमेशा अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहा है। एक अच्छा लीडर हमेशा अपनी नॉलेज को अपडेट कर रहा है। एक अच्छा लीडर समय के साथ-साथ और बेहतर इवॉल्व होता आपको हमेशा नज़र आएगा। एंड ऑल्सो एक अच्छे लीडर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी होती है, या यूँ कहें कि एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में एक लीडरशिप स्किल है। तो ये सारी स्किल्स जो हैं वो एक अच्छे लीडर के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें समझ में आ गया होगा कि लीडरशिप का क्या मतलब है और ये भी हमें समझ में आ गया है कि लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है। हम एक बात तो अब कंक्लूड कर सकते हैं
कि बिना अच्छे लीडर के टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होने वाली है, टीम का मोटिवेशन काफी कम रहने वाला है। और अच्छा लीडर मतलब एक ऐसा लीडर जिसके अंदर ये सारी लीडरशिप स्किल्स हो। अगर ये लीडरशिप स्किल्स उसके अंदर होगी तो ही डेफिनेटली उसके जो जूनियर्स हैं, उसके जो मेंबर्स, उसके जो टीम मेंबर्स हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, वो उसको एडमायर करेंगे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द लीडरशिप। Okay, so after understanding the concept of leadership, now let's focus on the meaning of management. देखिए, मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है? आप लोगों ने 11 12 क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। दूसरों से काम कराने की आर्ट, एफिशिएंटली काम कराना है और इफेक्टिवली काम कराना है, ये जो आर्ट होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। देखिए, आप एफिशिएंटली का मतलब होता है कि आप रिसोर्सेज को बिल्कुल वेस्ट नहीं होने दे रहे हो, और इफेक्टिव होने का मतलब होता है कि आप स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, जो भी टाइम फ्रेम है जिसके अंदर काम को कंप्लीट करना है, उस टाइम फ्रेम के अंदर आप काम को खत्म कर पा रहे हो। अगर आप रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा वेस्ट करके किसी टास्क को कंप्लीट कर रहे हो तो आप एफिशिएंट नहीं हो अपने टास्क में। और अगर आपने रिसोर्सेज तो बचा लिए लेकिन बहुत ज्यादा डिले कर दिया, आपने बहुत ज्यादा लेट हो गए आप काम को खत्म करने में, तो इन दैट केस आप ये कहा जाएगा कि आप अपने काम में क्या नहीं थे? इफेक्टिव नहीं थे। तो एक अच्छा मैनेजमेंट वही है जो टास्क को एफिशिएंटली भी कंप्लीट करे एज वेल एज इफेक्टिवली भी कंप्लीट करे। राइट? किसी भी कंपनी की जब हम बात करते हैं, देखिए मैनेजमेंट और लीडरशिप में जो की डिफरेंस है वो क्या है? लीडरशिप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इवॉल्व होती है। मतलब लीडर ऐसा नहीं हो सकता कि लीडर आप किसी को घोषित कर दोगे कि ये आपका लीडर है, ऐसा नहीं है। लीडर को लोग एडमायर करते हैं, लीडर को लोग फॉलो करते हैं। तो लीडर घोषित नहीं किया जा सकता। लीडर समय के साथ-साथ क्या होता है? इवॉल्व होता है। ठीक है ना? धीरे-धीरे समझ में आता है कि यार किस पर्सन के अंदर सबसे अच्छी लीडरशिप स्किल्स हैं, और वही पर्सन हम देखते हैं धीरे-धीरे क्या होता है? ग्रुप का लीडर बन करके उभरता है। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट इवॉल्व नहीं होता। मैनेजमेंट अथॉरिटी से क्रिएट किया जाता है। जैसे कंपनी के शेयर होल्डर्स जो हैं वो डायरेक्टर्स को मैनेजर बना देते हैं, और डायरेक्टर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मैनेजमेंट फंक्शन को डिलीवर करें। राइट? तो अब ये समझ सकते हैं हम कि मैनेजमेंट और लीडरशिप के अंदर एक की डिफरेंस क्या है कि लीडरशिप तो इवॉल्व होगी, जबकि मैनेजमेंट कैसे एग्जिस्टेंस में आएगा? मैनेजमेंट को अथॉरिटी देकर के क्रिएट किया जाएगा। राइट? जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर और दूसरे स्टेक होल्डर्स के बिहाफ पर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का काम करते हैं। देखिए, मैनेजमेंट के बिना ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रही है आप इसे नहीं समझ सकते। ऑर्गेनाइजेशन को एक सेट डायरेक्शन में चलाने के लिए, सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स के प्रति वी कैन से दैट कमिटमेंट दिखाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को सही ढंग से गोल्स को अचीव करवाने के लिए एक अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स की क्या नीड है? जो मैनेजर्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, डे टू डे बेसिस के फंक्शंस के लिए जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करना होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को वो मॉनिटर करे, और अगर कोई भी डेविएशंस आ रहे हैं तो उन डेविएशंस को वो एड्रेस करे और उन्हें करेक्ट करे। मैनेजमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को कॉर्पोरेट वैल्यूज कम्युनिकेट करने वाला कोई ऑफिसर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को एथिक्स कम्युनिकेट करने के लिए कोई ऑफिसर होना चाहिए, कोई सर्टेन वी कैन से दैट ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए, और वो ग्रुप ऑफ पीपल कौन होता है? मैनेजर्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना है, क्या पॉलिसीज है, क्या ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इसे समझाने के लिए भी मैनेजर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फाइनली, मैनेजर्स के लिए हम कह सकते हैं कि मैनेजर्स को जिसने अथॉरिटी दी है उसके बिहाफ पर मैनेजर काम करेगा, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास आई है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगा। कंपनी के अंदर, कॉर्पोरेट हाउसेस के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स के बिहाफ पर कंपनी को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, और डिफरेंस हमें यहाँ पे समझ में आ गया है कि भैया लीडर तो अपने आप बनते हैं, जबकि मैनेजर्स जो है वो अथॉरिटी देकर के क्रिएट किए जा सकते हैं। लीडर आप तभी बनोगे जब लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। लेकिन मैनेजर तो अथॉरिटी से क्रिएट हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि जो जूनियर्स हैं वो अपने मैनेजर को पसंद ना करते हो, ठीक है ना? मैनेजर को एग्जैक्टली फॉलो ना करते हो, लेकिन अथॉरिटी से मैनेजर क्रिएट हुआ है, और उसकी स्कोप ऑफ अथॉरिटी में जो भी काम वो अपने जूनियर्स को बताएगा, जूनियर्स को उन कामों को करना पड़ेगा, भले ही वो मैनेजर को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं।
और मैनेजर्स को जिनसे अथॉरिटी मिली है उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनके बिहाफ पर वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। जैसे कि कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर काम करते हैं और शेयर होल्डर्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सो आफ्टर लर्निंग व्हाट इज मैनेजमेंट, नाउ लेट्स फोकस ऑन एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट के ना चार एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, और ये चार एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड पावर। अगर इन चारों एसेंशियल एलिमेंट्स में से कोई एक एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा मैनेजमेंट के साथ, तो मैनेजमेंट अपना फंक्शन सक्सेसफुली डिलीवर नहीं कर सकेगा, मतलब वो एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा। सबसे पहला और सबसे जरूरी एलिमेंट है अथॉरिटी। देखो अगर आप एक इफेक्टिव मैनेजमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको मैनेजर्स को प्रॉपर अथॉरिटी देनी पड़ेगी। अथॉरिटी इज व्हाट? अथॉरिटी इज राइट टू डू समथिंग। मैनेजर्स को अपने जूनियर से काम करवाना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर नए लोगों को हायर करना पड़ता है, जो लोग खराब काम कर रहे हैं उनको निकालना भी पड़ता है। तो ये सब करने के लिए मैनेजर को क्या चाहिए रहेगी? अथॉरिटी चाहिए रहेगी। अगर आप मैनेजर को काम तो बता दोगे लेकिन उस काम को करने के लिए जरूरी अथॉरिटी नहीं दोगे, जैसे वो नए लोग हायर नहीं कर सकता, फिर आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि भाई काम समय पे क्यों नहीं हुआ, खराब काम करने वालों को वो निकाल नहीं सकता, फिर आप उससे ये चाहोगे कि भाई अगर काम की जो परफॉर्मेंस है वो अगर अंडर परफॉर्मेंस है तो वो क्यों आ रही है। तो अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको प्रॉपरली सभी कामों को डिलीवर करके दे, अच्छे से अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करके दे, तो आपको उस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए जो नेसेसरी अथॉरिटी है, जो उसको चाहिए रहेगी, वो भी आपको मैनेजर को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ग्रुप में तीन तरह की अथॉरिटी एग्जिस्ट कर सकती है: कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड रैशनल और लीगल अथॉरिटी। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी क्या होती है? कैरिज्मेटिक अथॉरिटी होती है जो किसी पर्सन की सिर्फ पोजीशन से नहीं आ रही है, वो उसकी पर्सनालिटी से आ रही है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी मैनेजर को अपने एम्प्लॉय को आफ्टर द ऑफिस आवर्स ऑर्गेनाइजेशन में रुकवाना है और काम करवाना है। अब सपोज ऑफिस आवर्स से ज्यादा रुकवाने की लीगल अथॉरिटी किसी मैनेजर के पास नहीं है, लेकिन अगर उस मैनेजर की पर्सनालिटी ऐसी है, एक लीडर वाली पर्सनालिटी है, लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उसको एडमायर करते हैं, तो जब वो अपने जूनियर को ये बोलेगा कि भाई आज हमें सिर्फ ऑफिस आवर्स में काम नहीं करना, ऑफिस आवर्स के बाद भी हमें 5 आवर्स एक्स्ट्रा रुकने हैं, 6 आवर्स एक्स्ट्रा रुकने हैं, तो डेफिनेटली लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे और वो उसकी बात मानेंगे। तो यहां पर जो अथॉरिटी उसने एक्सरसाइज की वो उसको उसकी पोजीशन से नहीं मिल रही थी, वो उसकी लीगल अथॉरिटी नहीं थी, वो अथॉरिटी उसकी पर्सनालिटी से जनरेट हो रही है। सो दैट टाइप ऑफ अथॉरिटी व्हिच कम्स फ्रॉम द पर्सनालिटी, व्हिच कम्स फ्रॉम द लीडरशिप क्वालिटी, इज कॉल्ड एज कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल अथॉरिटी। देखिए समय के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बिलीव्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि पियोन है, लेकिन क्योंकि वो बहुत एजेड है इसीलिए पियोन की बात अगर पियोन किसी को कोई चीज बोलता है तो लोग उसे सुनते हैं, लोग सुनकर के उस काम को करते हैं। तो यहां पर उस पियोन की अथॉरिटी डेफिनेटली उसकी पोजीशन से बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराना है, एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीनियर मोस्ट पर्सन है, तो इसीलिए कई जगहों पे जहां पे उसकी अथॉरिटी नहीं भी है वहां पर भी अगर पियोन कोई काम बोल रहा है तो सामने वाला उसको डिनाई नहीं कर रहा, वो उस काम को कर रहा है। तो इस तरह की जो अथॉरिटी आती है, जो बिलीव या एस्टैब्लिश प्रैक्टिस से आती है, दैट टाइप ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल अथॉरिटी। इसको हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप की अथॉरिटी होती है रैशनल लीगल अथॉरिटी। रैशनल लीगल अथॉरिटी एज द नेम सजेस्ट, ये लीगल अथॉरिटी है। इट क्लियरली कम्स फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द पर्सन, इट क्लियरली कम्स फ्रॉम द अथॉरिटी दैट वाज प्रोवाइडेड यू बाय द ओनर्स, और वी कैन से दैट बाय द सीनियर्स ने आपको जो अथॉरिटी एग्जैक्टली दी है, उससे जो आपके पास ताकत आती है वो आपकी रैशनल लीगल अथॉरिटी होती है। ठीक है, जैसे किसी को फायर करने की पावर आपके पास है, सस्पेंड करने की पावर आपके पास है, तो ये सब आपकी क्या है? रैशनल लीगल अथॉरिटी है। तो ये आपको आपकी पोजीशन से मिल रही है। सो दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट, अथॉरिटी। अथॉरिटी के बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट्स हैं वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सरल भाषा में कहा जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, दैट इज ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, जवाबदेही। अगर वो काम कल को गलत हो गया तो सवाल किससे पूछा जाएगा?
कौन उसके लिए आंसरेबल होगा, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके पास आ रही है तो डेफिनेटली आप अकाउंटेबल भी होंगे। अगर जिम्मेदारी आपकी है तो कल को अगर कुछ गलत हो जाता है तो जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कभी भी अलग अलग नहीं चल सकते। विद रिस्पॉन्सिबिलिटी वी मस्ट एसोसिएट अकाउंटेबिलिटी। आप जिम्मेदारी तो दे दें, लेकिन आप उसकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करें तो फिर ऐसी जिम्मेदारी देने का कोई फायदा नहीं है। देखो, अथॉरिटी के साथ ना जनरली क्या किया जाता है, अथॉरिटी को ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ही आदमी सारी अथॉरिटी अपने पास रखेगा और सारे काम खुद ही करने की कोशिश करेगा तो वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए सीनियर मैनेजर्स क्या करते हैं, अपनी अथॉरिटी का कुछ हिस्सा अपने जूनियर्स को डेलीगेट कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है, फर्दर आगे ट्रांसफर किया जाता है, तो ये बात समझने की जरूरत है कि आप अथॉरिटी तो डेलीगेट कर सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो आपकी बनती है अपने सीनियर के प्रति, उसे आप कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीनियर मैनेजर हूं और मैंने किसी काम को करने की जिम्मेदारी ली है, तो वो जिम्मेदारी हमेशा मेरी ही रहेगी। ठीक है, कल को अगर कुछ गलत हो गया तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सर मैंने तो ये काम नीचे अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दिया था, सबऑर्डिनेट ने ढंग से काम नहीं किया तो मैं क्या करूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी विल ऑलवेज रिमेन विद मी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी, मेरी ही रहेगी। ठीक है, सो व्हाट इज द पॉइंट, कि अथॉरिटी का डेलीगेशन किया जा सकता है, बट अथॉरिटी, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आपके सीनियर के प्रति बनती है, उसे आप डेफिनेटली क्या नहीं कर सकते, डेलीगेट नहीं कर सकते। हाँ, आपके जूनियर के पास भी, क्योंकि अथॉरिटी आपने उसे डेलीगेट की है तो उसके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उसके ऊपर भी कुछ अकाउंटेबिलिटी आएगी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आपकी तरफ उसकी जनरेट होगी। ठीक है, आपके सीनियर्स के लिए कौन अकाउंटेबल रहेगा, वो तो आप ही रहेंगे। बट ठीक है, आपने अपनी अथॉरिटी नीचे डेलीगेट की, तो कल को कुछ गलत हो गया तो डेफिनेटली आप अपने सबऑर्डिनेट से क्या कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी आप तय कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज डेलीगेशन। तो हमें याद रखना है कि अथॉरिटी का डेलीगेशन हो जाता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का डेलीगेशन नहीं होता है। ओके okay? देखिए, डेलीगेशन करने के अपने बेनिफिट्स होते हैं। जब आप जूनियर्स को अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं और उन्हें कुछ काम करने की जिम्मेदारी देते हैं, तो उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। प्रॉपर ट्रेनिंग इन द सेंस कि इससे उनको सीखने का मौका मिलता है। जब आपको अथॉरिटी डेलीगेट होती है तो इससे आपके अंदर काफी मोटिवेशन आता है। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर जूनियर मैनेजर्स को कुछ अथॉरिटी दी जाएगी किसी काम को करवाने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें बोला जा रहा है कि भाई आपको ये काम करवाना है और डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, उनको प्रॉपर अथॉरिटी दी गई है। तो व्हेन यू गेट सम पावर, व्हेन यू गेट सम अथॉरिटी, तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है। जब आपके जूनियर्स दी गई अथॉरिटी का इस्तेमाल करेंगे और परफॉर्म करेंगे, तो आप असेसमेंट कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से अथॉरिटी का यूज किया और उन्होंने किस तरह की परफॉर्मेंस दी। एंड बाय एनालाइजिंग देयर परफॉर्मेंस आप तय कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे प्रमोशंस किसको मिलेंगे, आने वाले टाइम पे सीनियर पोजीशंस में कौन लोग जाने वाले हैं। राइट, देखिए, अथॉरिटी डेलीगेट करने का एक और बड़ा फायदा होता है, दैट इज कॉल्ड एज लाइक क्विक डिसीजन मेकिंग। आप हर जगह पर मौजूद नहीं रह सकते। आपने अपने नीचे जूनियर को काम तो असाइन कर दिया और उसे भेज दिया किसी जगह पर काम करने के लिए, लेकिन आपने उसको अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करी। यानी कि ताकत तो उसके पास है ही नहीं कोई डिसीजन लेने की। तो इन दिस केस अगर वो किसी जगह पर अटक जाएगा, अगर उसके सामने कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे, तो क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो वहां पर वो इंस्टेंटली कोई डिसीजन नहीं ले सकता। वो डिसीजन लेने के लिए किस पे डिपेंडेंट होगा, आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होगा, डिले होगा, और इससे जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा जो है वो खराब हो सकती है। सो दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग। नाउ लेट्स फोकस ऑन द लास्ट एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज पावर। देखिए, पावर और अथॉरिटी दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट तो हैं, लेकिन स्टिल दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। जब आपके पास अथॉरिटी आती है, यानी कि किसी काम को करने का अधिकार आता है, तो आपके पास उस काम को करवाने की ताकत भी आती है। जनरली until and unless you are having authority, you won't be getting any power। जब तक आपके पास अथॉरिटी नहीं आएगी तब तक आपके पास चीजों को करने की ताकत नहीं आएगी। हाँ, कुछ स्थितियां ऐसी होती है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पर हम ये देखते हैं, जैसे कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक होगा, किसी दुकान का जो मालिक है,
उसके पास उसको कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये डिसीजन मेरी अथॉरिटी में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है, वो अपने बिजनेस का ओनर है, वो अपने बिजनेस का मालिक है, सारे रिसोर्सेज उसके अंडर में है, उसे किसी को रिपोर्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर अथॉरिटी और पावर के बीच का जो सेपरेशन है वो एक तरह से खत्म हो जाता है और उसके पास एक्सेसिव पावर आ जाती है। एक्सेसिव पावर का मतलब ये किसी भी तरह का डिसीजन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ले सकता है। वहीं जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं वहां पर जो मैनेजर्स होते हैं उनकी अथॉरिटी बहुत क्लियरली डिफाइंड होती है, और अगर उन्हें कोई पावर एक्सरसाइज करनी है तो वो उस पावर को विद इन देयर अथॉरिटी ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले उन्हें ये जरूर सोचना पड़ेगा कि ये डिसीजन लेने का अधिकार मेरे पास है कि नहीं है, ये डिसीजन लेने के लिए मेरे पास राइट है कि नहीं है, मेरी अथॉरिटी में ये आता है कि नहीं आता है। ओके, तो अथॉरिटी से क्या जनरेट होती है? पावर जनरेट होती है। हाँ, अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर अथॉरिटी इतनी क्लियरली नजर नहीं आएगी, वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होगा, जो ओनर होगा, उसके पास हमें एक्सेसिव पावर नजर आएगी। ठीक है, ओके। एज पर फ्रेंच एंड रेविन 1959, कुछ आपके मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स थे ये, इनके अकॉर्डिंगली पावर के कुछ सोर्सेज होते हैं। जैसे एक होता है फिजिकल पावर। फिजिकल पावर का मतलब है पावर ऑफ सुपीरियर फोर्स। अगर आप किसी से हाइट बिल्ड में ज्यादा हैं, तो जब आप सामने वाले को कोई काम बोलेंगे तो वो आपको हो सकता है सिर्फ इसीलिए मना ना कर पाए क्योंकि आप उससे काफी ताकतवर हैं। तो एक उसकी साइकोलॉजी में एक डोमिनेशन डोमिनेट होगा वो, और वो जो डोमिनेशन उसकी साइकोलॉजी में आ रहा है वो किससे आ रहा है? वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस से आ रहा है। तो दैट टाइप ऑफ पावर विल बी कॉल्ड एज फिजिकल पावर। एक होती है आपकी रिसोर्स पावर। अगर आपके पास किसी सर्टेन रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल है और वो रिसोर्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन दैट केस आपके पास एक एक टाइप ऑफ पावर आपके पास एग्जिस्ट करेगी, एंड दैट पावर विल बी कॉल्ड एज रिसोर्स पावर। तो रिसोर्स पावर कब आती है? दैट इज बाय द कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। जैसे आज के टाइम पर हम कह सकते हैं कि जो सऊदी अरब की कंट्रीज हैं, वहां पर जो मोस्टली कंट्रीज के पास पावर है ग्लोबल लेवल पे, वो ग्लोबल लेवल पे पावर किसके कारण आ रही है? कि जो क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज है वो उनके कंट्रोल में। सो दैट टाइप ऑफ पावर कैन बी कॉल्ड एज रिसोर्स पावर। नेक्स्ट है कोरिजिव पावर। कोरिजिव पावर का मतलब यह है पनिशमेंट देने की ताकत। ठीक है, अगर आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी के गलत काम के लिए उसको पनिश कर सकते हैं, तो कहा जाएगा कि आपके पास जो पावर है वो कैसी पावर है? कोरिजिव पावर है। जो जुडिशरी होती है उसके पास कोरिजिव पावर होती है। नेक्स्ट है आपके पास रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर का मतलब अगर आप अपने जूनियर्स का प्रमोशन कर सकते हैं, आप उनको कोई इंसेंटिव दे सकते हैं, तो यहां पर कहा जाएगा कि आपके पास कैसी पावर है? रिवॉर्ड पावर है। पोजीशन पावर और लेजिटिमेट पावर। पोजीशन पावर और लेजिटिमेट पावर का मतलब यह है ऐसी ताकत जो आपके पास किसी सर्टेन पोजीशन के कारण आ रही है। ठीक है, तो पोजीशन पावर या लेजिटिमेट पावर जो है वो ऑब्वियसली एग्जैक्टली एक तरह से हम कह सकते हैं अथॉरिटी का ही सिनोनिम है। ठीक है, एक्सपर्ट पावर। अगर आपके पास किसी कोई बहुत एक्सपर्ट नॉलेज है, मतलब कोई ऐसा काम है जो ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ आपको ही आता है, तो आपके पास इस एक्सेस नॉलेज के कारण एक पावर आएगी, एंड दिस पावर विल बी कॉल्ड एज एक्सपर्ट पावर। अगर आपको किसी को कोई काम बोलना है, तो आप जब काम बोलेंगे सामने वाले को, तो सामने वाला आपको इसीलिए डिनाई नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके पास एक्सपर्ट पावर है, आप एक स्पेशलाइज स्किल को जानते हैं। जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा है ना, कई बार पुलिस वाले हैकर्स को बुला के लेके आते हैं कि भाई आप हमारे लिए सिस्टम हैक करो। तो हैकर के पास कोई पोजीशन तो नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन वहां पर उसके पास क्या आ जाएगी? उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है एक्सपर्ट पावर आ जाएगी। अब उस एक्सपर्ट पावर के कारण अगर वो बोलेगा भाई मेरा बर्गर खाने का मन है, मेरे लिए बर्गर लाके दो, या मुझे कॉफी पीने का मन है, मेरे लिए कॉफी लाके दो, तो बाकी के जो पुलिस वाले, इवन जो सीनियर पुलिस वाले होंगे, एसपी वगैरह होंगे, वो भी उसके लिए वो सब चीजें अरेंज करेंगे। तो ये जो पावर एक जनरेट हो रही है, पावर किस तरह की पावर है? ये एक्सपर्ट पावर है। नेक्स्ट है रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर का मतलब होता है ऐसी पावर जो आपके पास आपकी पर्सनल क्वालिटीज से आ रही है। जैसे आपके पास आप बहुत पोलाइट हैं, ठीक है ना, आप बहुत प्यार से बात करते हैं, तो ये जो पोलाइटनेस की क्वालिटी है, ये आपको एक पावर देगी, और इस पावर का इस्तेमाल करके कई बार आप लोगों से काम करवा सकेंगे। हो सकता है उनके ऊपर आपकी अथॉरिटी ना हो, लेकिन रेफरेंट पावर आपकी इतनी अच्छी थी, पोलाइटनेस आपकी इतनी अच्छी थी कि उसका इस्तेमाल करके आपने क्या करवा लिया? काम करवा लिया। नेक्स्ट है नेगेटिव पावर। देखो, नेगेटिव पावर का मतलब होता है जब आप नेगेटिव एटीट्यूड का इस्तेमाल करके, डिसरप्टिव एटीट्यूड का इस्तेमाल करके जब आप चीजों को होने से रोक सकते हैं, तो इस तरह की पावर नेगेटिव पावर कहलाती है। जैसे अगर आपके सामने कोई बच्चा खेल रहा है ना, और वो खेलते खेलते लेट्स सी सामान को इधर उधर फेंक रहा है,
तो आप जाकर के उसको तेजी से डांटोगे, ठीक है ना? तो जब आप उसको तेजी से डांटोगे तो उस डिसरप्टिव एटीट्यूड के कारण फिर वो आपके इस डिसरप्टिव एटीट्यूड को देख करके फिर वो क्या करेगा, उन चीजों को करना बंद कर देगा। तो ये जो पावर आपने अभी एक्सरसाइज करी, दिस टाइप ऑफ पावर विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव पावर। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स हो सकती है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर हो सकती है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट काइंड ऑफ पावर इज यूज्ड बाय मैनेजर हु प्रोमिसेस टू पे इंक्रीज इफ प्रोडक्टिविटी राइजेस। एक मैनेजर अपने जूनियर के साथ वादा कर रहा है कि भाई अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट बढ़ा दूंगा। तो ये पोजीशन पावर तो नहीं है, ये रिसोर्स पावर भी नहीं है, ये किस तरह की पावर है, ये रिवॉर्ड पावर है। यहां पर आपके पास कुछ रिवॉर्ड देने की ताकत है जिसका इस्तेमाल करके आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। वहीं अगर ऐसा लिखा होता कि जो मैनेजर है उसका इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छा है, वो बहुत पोलाइट है और इसी चीज का इस्तेमाल करके, अपने इंटरपर्सनल स्किल का इस्तेमाल करके जो है उसने अपने जूनियर्स को इस चीज के लिए राजी कर लिया कि वो अगले 1 हफ्ते तक ओवर टाइम करेंगे, तो इन दैट केस ये आपकी क्वालिटी से आने वाली पावर होती। तो इस तरह की पावर फिर क्या कहलाती, रेफरेंट पावर कहलाती, राइट? Okay, so after learning elements of management, now let's focus on various management theories. देखिए टाइम के साथ साथ कई तरह की थ्योरीज जो है वो इवॉल्व हुई है। सबसे पहले हम फोकस करते हैं क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट पे। ये जो क्लासिकल अप्रोच वाली थ्योरी है दैट वाज गिवन बाय हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल वाज वन ऑफ द रिनाउंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट। और हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट का मतलब होता है 5 तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करना। और ये 5 तरह के फंक्शंस कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। प्लानिंग का मतलब है ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजीज को फ्रेम करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर पॉलिसीज फ्रेम करना, प्रोग्राम्स डिजाइन करना। तो दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग। तो एज पर हेनरी फेयोल ये जो प्लानिंग होता है दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ये अपना सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। सेकेंड फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग। देखिए ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि आप जो भी टास्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म होने हैं उन सभी टास्क को आप प्रॉपरली क्या करें, अरेंज करें। ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन सभी की हायरार्की को डिसाइड करें, कौन किसके नीचे काम करेगा, कौन किसका जूनियर होगा, कौन किसका सीनियर होगा। एंड देन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है कि सीनियर्स अपनी अथॉरिटीज को डेलीगेट करें रिस्पेक्टिव काम को परफॉर्म कराने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद नेक्स्ट जो फंक्शन आता है दैट इज द फंक्शन ऑफ कमांडिंग। कमांडिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस देना। ठीक है भाई, जब आप ऑर्गेनाइज कर लेंगे, अपनी अथॉरिटीज को डेलीगेट कर देंगे, तो नेक्स्ट काम आएगा आपका कमांडिंग का। कमांडिंग के अंदर सीनियर्स क्या करेंगे, जूनियर्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज कमांडिंग। नेक्स्ट आता है आपका कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब है जब आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे देंगे तो सभी लोगों को आपको क्या करना है, आपस में कोऑर्डिनेट कराना है। और कोऑर्डिनेट करा के आपको मेक श्योर करना है कि सभी लोग अपनी अपना जो रेस्पेक्टिव फंक्शन है उसको अच्छी तरह से डिलीवर करें। और लास्ट फंक्शन आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब आता है मेजरिंग एंड करेक्टिंग द एक्टिविटीज। भाई आपने ठीक है प्लानिंग कर ली, फिर उसके बाद आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया, फिर आपने जो है सबको अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर दिया। एंड देन अब आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर रहे हो। ठीक है ना, लोग अपना काम कर रहे हैं। अब काम करने के बाद आपको परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। मॉनिटर करने के दौरान आप ये देखोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसा आपने प्लान किया था वैसा काम नहीं हो रहा है, पॉलिसीज वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं, डेविएशंस हैं। अगर डेविएशंस हैं तो उन डेविएशंस को करेक्ट करने का काम भी आप कंट्रोलिंग में करोगे। However, further two more functions can be, we can say कि दो और तरह के functions जो हैं वो later on इसके अंदर ऐड किए गए। and these functions are motivating and communicating। मोटिवेटिंग का मतलब है मोटिवेशन प्रोवाइड करना, राइट? मोटिवेटिंग इज लाइक कि एज पर हेनरी फेयोल मोटिवेशन गिविंग मोटिवेशन इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। एंड लास्टली कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग इज लाइक कि इंस्ट्रक्शंस जो भी आप की ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर जूनियर्स को दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन सक्सेसफुली एक एंड से दूसरे एंड तक डिलीवर हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रॉपरली हर एक बंदा दूसरे बंदे के साथ शेयर करे। क्योंकि जब ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का प्रोसेस होता है, इंस्ट्रक्शन गिविंग का प्रोसेस होता है, तभी जाकर के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है सक्सेसफुली काम हो सकता है। तो एज पर हेनरी फेयोल दिस इज द क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। और आप समझिए जरा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। इन्हीं 5 फंक्शंस के ऊपर पूरा मैनेजमेंट बेस होता है, राइट?
ओके, नेक्स्ट अब हम लोग फोकस करते हैं फेडरिक टेलर की थ्योरी पर। फेडरिक टेलर की जो मैनेजमेंट थ्योरी है इसे साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। एज पर एफ डब्ल्यू टेलर, कोई भी काम आपको साइंटिफिकली एनालाइज करना चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी सर्टेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, आपको क्या करना है, आपको उसको साइंटिफिकली एनालाइज करना है, ताकि आप क्या कर सकें, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कुछ सर्टेन फिक्स प्रिंसिपल्स को डेवलप कर सके। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस सब्जेक्टिवली बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट करने के लिए आपको ऐसा करना है वैसा करना है, नहीं। एज पर एफडब्ल्यू टेलर आपको क्या करना है, आपको जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसको एनालाइज करना है, और एनालाइज करके आपको उसकी एक ट्रू साइंस डेवलप करनी है। ठीक है, उस प्रोडक्शन एक्टिविटी के पीछे क्या लॉजिक्स काम कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन एक्टिविटी के पीछे क्या साइंस काम कर रही है, वो आपको समझना है। राइट? क्या मतलब है इस बात का? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपको उस प्रोडक्शन एक्टिविटी को छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट करना है। छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब है व्हाट यू आर डूइंग, यू आर माइक्रो डिजाइनिंग द जॉब। आप डिजाइन उसको छोटे छोटे स्टेप्स में जब कर देंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि हर एक स्टेप की कितनी इंपॉर्टेंस है, और हर एक स्टेप को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। दैट मीन्स अगर उस स्टेप के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस स्टेप के अंदर ज्यादा टाइम लगा रही हैं, वेस्टफुल जो है आपका रिसोर्स जा रहा है उसके अंदर, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, उसको बेहतर करने के लिए आप कुछ साइंस लगा करके काम कर सकते हैं। अगर किसी इक्विपमेंट की जरूरत है तो आप उस इक्विपमेंट को स्टेप में लगा सकते हैं। इक्विपमेंट को अगर आपको मॉडिफाई करने की जरूरत है, तो आप अकॉर्डिंगली इक्विपमेंट को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे आपने देखा होगा डोमिनोज वगैरह के अंदर जब हम जाते हैं, तो वहां पर जो प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है वो है पिज्जा बनाना। तो पिज्जा बनाने को उन्होंने क्या किया हुआ है, डिफरेंट स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। बेस लिया जाएगा, दैट इज फर्स्ट स्टेप। ठीक है, आपकी वेजिटेबल्स की कटिंग होगी, दैट इज सेकंड स्टेप। उसको आपको जो है माइक्रो ओवन के अंदर प्लेस करना है, दैट इज थर्ड स्टेप। फिर उसके ऊपर टॉपिंग करनी है, दैट इज फोर्थ स्टेप। तो उनकी जो किचन होती है ना, वो इस प्रोडक्शन एक्टिविटी के हिसाब से अरेंज होती है, और हर एक स्टेप को बहुत प्रिसाइसली एनालाइज किया गया है। कौन सी चीज कहां पर पड़ी होगी, इसको भी बहुत अच्छे से समझा गया है, ताकि चीजों को पिक करके और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर काम करने में किसी भी तरह का टाइम वेस्टेज ना हो। तो आपने क्या किया, आपने एक बड़े जॉब को छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, एंड देन आप हर एक स्टेप के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि उस स्टेप में जो टाइम है वो मिनिमम लगना चाहिए, वेस्टेज मिनिमम होनी चाहिए, और कम से कम एफर्ट में जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए। तो दैट इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है। राइट? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स में डिजाइन कर लेंगे, और एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप कर लेंगे हर एक स्टेप को परफॉर्म करने का, तो इससे वर्कर्स की जो ट्रेनिंग है वो भी आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, जो भी टेक्निक्स आपने डेवलप करी है, जो भी मेथड्स आपने डेवलप करे हैं, उनको आप प्रॉपरली क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, टेलर ने यह भी समझा है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स का रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, और मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। ओके। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि एज पर एफडब्ल्यू टेलर, प्लानिंग और डूइंग दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड चीजें हैं। प्लानिंग बिल्कुल अलग लोगों को करनी चाहिए, और फाइनली उसका जो इंप्लीमेंटेशन है, उस काम को जो करने वाले लोग हैं, दे शुड बी डिफरेंट। तो प्लानिंग इज अ सेपरेट जॉब, वाइल वाइल जो इंप्लीमेंटेशन है, वाइल जो डूइंग है, वो अपने आप में एक और जॉब है। वर्कर्स को जब आप इंसेंटिव्स पे करें, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि कौन से वर्कर ने आपने जो नया मेथड डेवलप किया, उस मेथड को कितनी जल्दी अडॉप्ट किया, और उसके अकॉर्डिंगली काम करना कितना जल्दी स्टार्ट किया है। ठीक है ना? इसी इसी बेस पर आपको वर्कर्स को क्या देना चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए। ये भी कहा एफडब्ल्यू टेलर ने कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स हैं, उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए। कौन से वर्कर्स ऐसे हैं जो कम काम करते हैं, और कौन से ऐसे वर्कर्स हैं जो ज्यादा काम करते हैं। जो ज्यादा काम करते हैं उनको अकॉर्डिंगली आपको यूज करना चाहिए, और जो कम काम कर रहे हैं उनको आपको अकॉर्डिंगली प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए। सो दिस थ्योरी इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। देखिए, एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी वैसे तो बहुत अच्छी है, साइंटिफिक एनालिसिस की इसके अंदर बात कर रहे हैं, हर एक स्टेप ऑफ वर्क को कैसे बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जाना चाहिए, इसके ऊपर फोकस है। लेकिन इस थ्योरी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं।
जैसे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है इस थ्योरी का कि यहां पर इस बात पे फोकस किया जा रहा है कि आप काम को डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर दो, फिर हर एक स्टेप के लिए एक स्टैंडर्ड मेथड बना लो, फिर आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करो उस सर्टेन मेथड के अंदर ताकि उसके पास स्पेशलाइजेशन आ जाए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन होगा ये कि जब वो एक ही तरह का काम बार बार करता रहेगा तो उसका काम जो है वो मोनोटोनस हो जाएगा। मोनोटोनस का मतलब एक ही जैसा वो काम बार बार करता रहेगा, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन वो उस काम से ऊब जाएगा, उस काम से बोर हो जाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो नीचे आने लगेगी। सो दिस इज द फेडरिक टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। सो नेक्स्ट थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है एल्टन मेयो की थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ये जो मैनेजमेंट थ्योरी है ये प्रीवियस टू थ्योरी से काफी डिफरेंट है। एल्टन मेयो जो है, इन्होंने अपनी थ्योरी में ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर फोकस किया एंड अकॉर्डिंग टू हिम जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इंडिविजुअल्स को हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उनको सिर्फ पैसा चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से, उनको सिर्फ फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन के साथ साथ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल्स को उनके काम के ऊपर कंट्रोल करने देंगे थोड़ा बहुत, आप उनको ये फील कराएंगे कि आपकी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे डेफिनेटली उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। एज पर एल्टन में हो, आपको ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय को सिर्फ इंडिविजुअल की तरह कंसिडर नहीं करना चाहिए, आपको उसे ग्रुप के अंदर कंसिडर करना चाहिए एंड देयर शुड बी अ ग्रुप इंटरेक्शन। इसका मतलब यह है कि इंडिविजुअल्स को आप आइसोलेशन में ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इंडिविजुअल्स को सिर्फ इंडिविजुअल की तरह कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, आप उनको जब कमेंट कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी पे या उनको मॉनिटर कर रहे हैं तो सिर्फ इंडिविजुअल की तरह मॉनिटर कर रहे हैं। आपको उन्हें क्या करना होगा, आपको उन्हें टीम के अंदर, आपको उन्हें ग्रुप के अंदर कंसिडर करना होगा। इन दिस थ्योरी इस बात पर भी फोकस किया गया है कि एम्प्लॉयज को आपको इन्वॉल्व करना चाहिए और उनको आपको प्रॉपरली लुक आफ्टर करना चाहिए। आपको ये नहीं समझना है कि आपके एम्प्लॉयज एक तरह की मशीन है जिनसे आपको सिर्फ काम लेना है। आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन उन्हें देना है, तो आपको वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी जहां पर आप ये इंश्योर करेंगे कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो उसके अंदर प्रॉपर इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको उन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा, आपको उनके फीडबैक लेने पड़ेंगे, उनको लगना चाहिए अल्टीमेटली कि ऑर्गेनाइजेशन में उनका कोई स्टेटस है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जानते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। ये जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पर वर्कर्स एक दूसरे के साथ एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं एनालाइज भी करते हैं। तो ये जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और इसका वर्कर्स के बिहेवियर पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। सो दैट्स व्हाई आपके जो सुपरवाइजर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं उन्हें इन ग्रुप्स को मैनेज करना अच्छे से आना चाहिए। मतलब उनकी नजर होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के इनफॉर्मल ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स को आपको ये फील कराना है दैट यू आर अ मेंबर ऑफ अ सर्टेन ग्रुप एंड यू आर हैविंग अ सर्टेन स्टेटस इन द ग्रुप, राइट। ये जो फीलिंग है ये कई बार मॉनेटरी इंसेंटिव्स और अच्छी फिजिकल वर्किंग कंडीशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एल्टन म्यो की थ्योरी को आप समझ सकते हैं कि यहां पर इस बात पे फोकस किया जा रहा है कि आपको आपके वर्कर्स को साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी देना है। एल्टन मेयो और उसकी कलीग्स ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था एक फैक्ट्री वर्कर्स के साथ। फैक्ट्री ने उन्हें बुलाया कि भाई आप ना हमारे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स थे वो, तो उनसे ये चाहते थे जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं कि ये आए और ये आकर के वर्कर्स को जो है मॉनिटर करे, उनको एनालाइज करे और जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे। तो मे और उनकी कलीग ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फैक्ट्री के अंदर जो वर्किंग एरिया था वहां की लाइट को पहले तो कम किया, बट उन्होंने जब लाइट को कम किया तो भी उन्होंने देखा कि वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है, वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई। फिर उन्होंने लाइट की जो इंटेंसिटी थी उसको और बढ़ा दिया, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी फिर भी बढ़ गई। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेयो और उसकी जो टीम है वो कंफ्यूज हो गई कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, हम लाइट को कम कर रहे हैं तब भी वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, हम लाइट को बढ़ा रहे हैं तब भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अल्टीमेटली मेयो और उसकी टीम इस कंक्लूजन पर पहुंची कि ये लाइट नहीं है जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। जो वर्कर्स है उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है और उन्हें मॉनिटर करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए बड़े बड़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को बुलाया हुआ है। और इसी इसी फीलिंग के अंदर, फीलिंग टू बी लाइक, उनको जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि यार पहली बार हमें इतनी अहमियत दी जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में, इसी फीलिंग के कारण उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
सो दिस इज द एल्टन मेयो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो इस थ्योरी का सेंटर पार्ट है। अब देखिए नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है स्टाइल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। जब हम स्टाइल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पीटर ड्रकर की थ्योरी। एज पर पीटर ड्रकर, जो कि एक ऑस्ट्रियन प्रोफेसर थे, इनके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट के तीन बेसिक फंक्शंस हैं। मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है बिजनेस को मैनेज करना। बिजनेस को मैनेज करने का मतलब है नए कस्टमर्स बिजनेस के लिए क्रिएट करना, ठीक है, प्रोडक्शन टेक्निक्स के अंदर इनोवेशन करना। तो इनोवेशन और नए कस्टमर्स क्रिएट करना, दिस कम्स अंडर द हेड ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस। सेकेंडली मैनेजमेंट फंक्शन है मैनेजिंग मैनेजर्स। देखिए ये मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैनेजमेंट कौन डिलीवर करेगा ऑर्गेनाइजेशन में? मैनेजर्स डिलीवर करेंगे। तो मैनेजर्स को मैनेज करना है। इट मीन्स दैट एवरी मैनेजर हैज टू सेट ऑब्जेक्टिव्स फॉर हिमसेल्फ, हैज टू सेट गोल्स फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज जूनियर मैनेजर्स। जूनियर मैनेजर्स को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, उनको कैसे अथॉरिटीज का डेलीगेशन करना है, ये सब कुछ मैनेजर्स को डिसाइड करना पड़ता है। और ऐसा करने से ही जो फ्यूचर मैनेजर्स को एक तरह से तैयार करने का काम है वो मैनेजमेंट करता है। सो दैट इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजिंग मैनेजर्स। तीसरा फंक्शन जो है मैनेजमेंट का एज पर पीटर ड्रकर, वो है मैनेजिंग वर्कर एंड वर्क। जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी फाइनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, उस प्रोडक्शन एक्टिविटी को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट की होती है। एज वेल एज उस एक्टिविटी को कैरी आउट करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज को संभालना, उन एम्प्लॉयज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, उन एम्प्लॉयज को प्रॉपरली मॉनिटर करना, ये भी मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। तो पीटर ड्रकर के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट के फंक्शंस को हम तीन कैटेगरी में, तीन तरह के बेसिक फंक्शंस में हम समझ सकते हैं। बिजनेस मैनेज करना, मैनेजर्स को मैनेज करना, और वर्कर और वर्क को मैनेज करना। बिजनेस को मैनेज करने में हम क्या कह रहे हैं? नए कस्टमर्स को लाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और इनोवेशन करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैनेजर्स को मैनेज करने के बात पर हम क्या कह रहे हैं? इस पर हम कह रहे हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। दैट मींस एक तो मैनेजर्स जो है वो खुद के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, गोल सेट करेंगे, और अपने जूनियर्स के लिए भी सेट करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक राइट स्पिरिट, एक मोटिवेशनल माहौल जो है वो भी बना करके रखना मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड दिस कम्स अंडर द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजिंग मैनेजर्स। एंड लास्टली मैनेजर्स को क्या करना है? प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो कैरी आउट हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है, और उन प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कैरी आउट करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको प्रॉपरली मैनेज करना है। ऑल्सो एज पर पीटर ड्रकर, मैनेजमेंट को आप 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो। पहली कैटेगरी में सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, जहां पर हम इस बात पे फोकस करेंगे कि मैनेजर्स जो हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है अपने लिए, खुद के लिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिजाइन करना, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, और साथ ही साथ जूनियर मैनेजर्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना। ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में जब मैनेजमेंट फंक्शन डिलीवर होता है तो कुछ यार्ड स्टिक्स एस्टैब्लिश की जाती है। यार्ड स्टिक्स मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं जिनके अगेंस्ट में एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा। सेकेंड कैटेगरी में मैनेजमेंट फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग द वर्क। वर्क ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ओवरऑल प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, हर पार्ट के लिए एक जूनियर मैनेजर डेलीगेट करना, हर पार्ट के लिए जो है कोई भी रिसोर्स अगर जरूरी है तो उस रिसोर्स को एलोकेट करना, उस प्रोजेक्ट के साथ लोगों को काम पे लगाना, रिपोर्टिंग लाइंस बनाना, उस हर एक प्रोजेक्ट के छोटे छोटे पार्ट के लिए प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग द वर्क। तीसरी कैटेगरी में आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है भाई मैनेजर्स का एक मैनेजमेंट फंक्शन ये भी है कि उन्हें अपने एम्प्लॉयज को कंटिन्यूसली क्या करना है? मोटिवेट करना है, क्योंकि वो मोटिवेट होंगे तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर उनकी परफॉर्मेंस, देखो मोटिवेशन के अंदर ही ये चीज आ जाएगी कि आपको उनकी परफॉर्मेंस को प्रॉपर मॉनिटर करना है। मॉनिटर करने के बाद आपको अगर उनकी परफॉर्मेंस में किसी तरह की कोई कमी है, ठीक है, कोई भी डेफिशिएंसी है, तो उन डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करना है। उन डेफिशिएंसीज का क्या इंपैक्ट आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पर, इसको आइडेंटिफाई करना है। दैट मींस सिग्निफिकेंस आपको आइडेंटिफाई करना है उन फाइंडिंग्स का। एंड फाइनली आपको मोटिवेशन में इस जॉब मेजरमेंट के काम के बाद, ठीक है ना, ये मोटिवेशन के अंदर ही आ रहा है, आप इस बात को समझिएगा। किसी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना विल कम अंडर द मोटिवेशन।
फिर उन फाइंडिंग्स के हिसाब से आपको आपके जो वर्कर्स हैं उनको डेवलप करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जो भी ऐसी पॉइंट्स हैं जिनके कारण उनकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर हो रही है, उनकी ओवरऑल एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो जो भी कुछ अपने आपने अपनी फाइंडिंग्स में निकाला है, उन फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंगली फिर आपको अपने वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब कुछ डिसाइड करना है और कोशिश करनी है कि आपके वर्कर्स पहले से बेहतर काम करें। सो नेक्स्ट थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो हमें स्टडी करनी है वो है मिंट्सबर्ग थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ये भी स्टाइल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट ही है। एंड एज पर मिंट्सबर्ग, मैनेजमेंट के 10 फंक्शंस होते हैं और ये 10 फंक्शंस तीन तरह के रोल्स के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं। तीन तरह के रोल्स कौन कौन से जो मैनेजर्स वाइल डिलीवरिंग द मैनेजमेंट फंक्शन प्ले करते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम एंड डिफरेंट सिचुएशंस। ये तीन तरह के रोल्स हैं: इंटरपर्सनल, डिसिजनल एंड इंफॉर्मेशनल। जब हम बात करते हैं इंटरपर्सनल की, तो इंटरपर्सनल रोल के दौरान मैनेजर्स जो होते हैं उन्हें फिगर हेड, लीडर, डिफरेंट मैनेजर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने का काम करना पड़ता है। तो इंटरपर्सनल रोल में मैनेजर्स एज अ लीडर काम करते हैं। लाइजनिंग फंक्शन मैनेजर्स प्रोवाइड करते हैं। लाइजनिंग फंक्शन का मतलब हो गया अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना, दूसरे मैनेजर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना, दूसरे मैनेजर्स के साथ सिचुएशन और प्रोजेक्ट की नीड के अकॉर्डिंगली जो है एक तरह से लाइजनिंग डेवलप करना। द थर्ड थिंग इज फिगर हेड। फिगर हेड का मतलब होता है, देखिए मैनेजर जो है वो सर्टेनली अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं। ठीक है ना, तो अगर किसी सेरेमनी में ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किसी को भेजना है तो सीनियर मैनेजर्स को भेजा जाता है। तो वहां पे जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फेस बन करके जाते हैं। ठीक है, अगर कोई कॉन्फ्रेंसेस वगैरह है तो वहां पर मैनेजर्स जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे जाके ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द इंटरपर्सनल रोल और इसे हम फिगर हेड में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका इंटरपर्सनल रोल। डिसिजनल रोल में एट वेरियस सिचुएशंस मैनेजर्स को एज एन एंटरप्रेन्योर काम करना पड़ता है, जहां पर जैसे एक बिजनेस का मालिक समय और स्थिति के हिसाब से कुछ डिसीजंस लेता है, उसी तरह से मैनेजर्स के सामने भी कई बार ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आते हैं जहां पर उन्हें एज एन एंटरप्रेन्योर काम करना पड़ता है और डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर कोई अनफोर्सीन डिस्टर्बेंस ऑर्गेनाइजेशन में आ गया जिसकी वजह से काम हैम्पर हो गया, जैसे एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दिया ऐसा कुछ, तो उस डिस्टर्बेंस को हैंडल करने के लिए भी जो भी जरूरी डिसीजंस होंगे, जो भी जरूरी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी होगी, वो भी कौन करेगा? मैनेजर्स करेंगे। जब मैनेजर्स वर्क को ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अवेलेबल रिसोर्सेज को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट लोगों के बीच में अलोकेट करना होता है। तो ये जो अलोकेशन का काम होता है, रिसोर्स एलोकेटर का काम होता है, दैट आल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डिसीजनल रोल। मैनेजर्स सप्लायर्स के साथ, राइट, मैनेजर्स कई बार जब कोई अपना काम आउटसोर्स करते हैं तो सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी है कई तरह के नेगोशिएशंस में जाते हैं। ठीक है, वो मॉनेटरी नेगोशिएशन हो सकता है, काम कैसे करके देना है इससे रिलेटेड नेगोशिएशंस हो सकते हैं। तो ये जो नेगोशिएटर का काम होता है ये भी डिसीजनल रोल के अंदर आता है। इसी तरह से मैनेजर्स इंफॉर्मेशनल रोल भी प्ले करते हैं। मैनेजर्स जो हैं वो अपने डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन होते हैं। स्पोक पर्सन होने का मतलब ये है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मीटिंग्स वगैरह होगी तो जो मैनेजर होगा वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ से अपनी बातें जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस सर्टेन मीटिंग के अंदर रखेगा। तो मैनेजर्स अपने डिपार्टमेंट्स के स्पोक पर्सन की तरह काम करते हैं। मैनेजर्स डिसेमिनेटर की तरह भी काम करते हैं, जहां पर मैनेजर्स जो है अपने जूनियर्स के लिए, अपने सीनियर्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर्मली एंड इनफॉर्मली बोथ। अगर किसी जूनियर को कुछ समझना है कि भाई ये काम कैसे किया जाना चाहिए, तो वो अपने सीनियर का एक्सपीरियंस ले सकता है। इसी तरह से किसी सीनियर मैनेजर को किसी केस को जो कि ऑर्गेनाइजेशन में रिसेंटली हुआ था उसके बारे में कोई रिपोर्ट चाहिए या कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट चाहिए, तो वो अपने से जूनियर मैनेजर से वो रिपोर्ट्स वगैरह ले सकता है। तो मैनेजर्स हमेशा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह काम करते हैं। सो दिस इज द रोल ऑफ डिसिमिनेटर। इसी तरह से इंफॉर्मेशनल रोल में मैनेजर्स के ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैनेजर्स कंटिन्यूसली मॉनिटर व्हाट इज हैपनिंग एंड इन डूइंग सो दैट दे कैन डेवलप एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें ये मॉनिटरिंग करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं।
ठीक है, हर एक चीज के बारे में नॉलेज उनको होनी चाहिए। सो दैट इज द मॉनिटरिंग रूल ऑफ द मैनेजर्स। तो आपको याद रखना है कि मिंसबर्ग की जो थ्योरी है वो मैनेजमेंट फंक्शंस को 10 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करती है, और ये 10 पॉइंट्स तीन तरह के रूल्स के अंदर कैटेगराइज है: इंटरपर्सनल, डिसिजनल एंड इंफॉर्मेशनल। सो आफ्टर लर्निंग मैनेजमेंट थ्योरीज, अब हम फोकस करेंगे लीडरशिप थ्योरीज के ऊपर। देखिए, लीडरशिप थ्योरीज में सबसे पहली जो थ्योरी है ये काफी आसान है, दैट इज द ट्रेट थ्योरी। हावेवर ये थ्योरी ट्रेडिशनल थ्योरी है, और अब आज के मॉडर्न टाइम्स में इस ट्रेट थ्योरी की इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। ट्रेट थ्योरी सिंपली ये कहती है कि लीडर्स की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं। मतलब देयर आर बॉर्न लीडर्स, मतलब अगर आप किसी पर्सन के अंदर ये सारी क्वालिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वी कैन से दैट द पर्सन इज अ गुड लीडर। अब ये क्वालिटीज क्या क्या है? इंटेलिजेंस होनी चाहिए पर्सन में, इनिशिएटिव लेने की एक तरह से क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें जो लीडर्स होते हैं, जो लीडरशिप क्वालिटी है एक, वो है इनिशिएटिव लेने की क्वालिटी। सेल्फ अश्योरेंस होना चाहिए, दैट मीन्स आपको खुद के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपको इस बात का भरोसा होना चाहिए कि आपके पास नेसेसरी स्किल्स सारी की सारी हैं। लीडर्स के अंदर हेलीकॉप्टर फैक्टर होना चाहिए। हेलीकॉप्टर फैक्टर का मतलब है कि अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आते हैं, तो जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, जहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन फंस गई है, आपकी टीम फंस गई है, तो वहां पर आप एक बिल्कुल डिफरेंट तरह का सॉल्यूशन सोच सकें। ठीक है, वहां जैसे बाकी लोग सोच रहे हैं वैसे ना सोचें, आप उनके मुकाबले बिल्कुल हट करके अबव द अबव द एल्स आप राइज करके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपके अंदर अगर काबिलियत है, तो ये कहा जाएगा कि आपके पास एक हेलीकॉप्टर फैक्टर है। तो ये सारी क्वालिटीज अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी पर्सन के अंदर, तो वह पर्सन एक लीडर होने की क्वालिटी रखता है, ऐसा ट्रेट थ्योरी कहती है। बट इस ट्रेट थ्योरी के काफी सारे क्रिटिसिज्म्स हैं, जैसे कि सारी की सारी क्वालिटीज एक ही पर्सन के अंदर मिलना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस थ्योरी के बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस इन द सेंस कि भाई ये जो थ्योरी है कि जहां पर हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस की, और जहां पर हम बात कर रहे हैं कि भाई जो पर्सन है उसके अंदर हेलीकॉप्टर फैक्टर होना चाहिए। इसके अलावा जब हम लीडरशिप क्वालिटीज की बात करते हैं तो अच्छी हेल्थ होना, ठीक है, एनर्जी हमेशा हाई रहना, डिसिसिवनेस, डिसीजन लेने की ताकत, इमेजिनेशन अच्छी होना, करेज अच्छा होना, सोशबिलिटी होना, इंटीग्रिटी होना, इंथुजियाज्म अच्छा होना, वैलिडिटी होना, ये सारी क्वालिटीज जो हैं ये एक लीडरशिप क्वालिटीज बताई गई हैं। बट ऐसे बहुत से एक्सेप्शंस हैं जहां पर ये सारी क्वालिटीज में से बहुत सी क्वालिटीज नहीं भी थी, लेकिन फिर भी लोग एज अ लीडर इवॉल्व हुए हैं। ठीक है ना, पास्ट में आप इसके एग्जांपल्स देख सकते हो। जैसे अकबर को कहा जाए, अगर अकबर एज एन एम्परर अगर हम आइडेंटिफाई करें, तो अकबर जो है वो फिजिकली बहुत अच्छी अपीयरेंस नहीं थी अकबर की। अगर आपने अकबर की रियल फोटोज वगैरह देखी हो तो आप ये समझ सकते हैं कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी नहीं थी। राइट। ऐसा नहीं था कि भाई अबव एवरेज हाइट थी अकबर की, या अकबर बहुत करेजियस था, ऐसा भी नहीं था। लेकिन फिर भी अकबर जो है वो एक अच्छे लीडर की तरह उसने रूल किया, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजीज और फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन की जो उसकी कैपेबिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी। तो जरूरी नहीं कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक वाले ही एक लीडर की तरह इवॉल्व होंगे। इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस पास्ट में हमेशा देखे गए हैं। राइट। तो दैट इज द पॉइंट। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी स्पेसिफिक नहीं होती, और आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स की लिस्ट बना करके रिक्रूटमेंट ऑफ लीडर्स के लिए नहीं जा सकते। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि भाई कागज पे सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, अब कोई बंदा आपके सामने आया तो आप आइडेंटिफाई करो कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वो पूरी कर रहा है क्या। अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक पूरी कर रहा है तो हाँ ये लीडर है, हम इसको हायर करेंगे। राइट। सो दैट इज सर्टेनली नॉट पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आप एक मिनिमम क्राइटेरिया की तरह बोल सकते हो कि भाई एक लीडर है तो ये सारी क्वालिटीज अगर उसके अंदर है तो ये बहुत अच्छी बात है। बट ऑब्वियसली ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। राइट। तो दैट्स वाई, बिकॉज इस ट्रेड थ्योरी के अंदर काफी सारी डेफिशिएंसीज थी, और मॉडर्न टाइम्स के अंदर आप लीडर्स को सिर्फ इन क्वालिटीज के बेसिस पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए थ्योरी समय के साथ साथ काफी ज्यादा क्या हो गई, डिस्क्रेडिटेड हो गई। डिस्क्रेडिटेड का मतलब समय के साथ साथ इस थ्योरी से लीडर्स को आइडेंटिफाई करना ऑलमोस्ट बंद किया जा चुका है। ओके। सो दैट इज द ट्रेड थ्योरी। देखिए, लीडरशिप की ट्रेड थ्योरी के बाद नेक्स्ट जो थ्योरीज ऑफ लीडरशिप हमें स्टडी करनी है वो है स्टाइल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप।
जब हम स्टाइल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप का जो स्टाइल है उसे ब्रॉडली दो तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो पूरी तरह से टास्क फोकस्ड होते हैं और अल्टीमेटली इनका जो मेन एम होता है वो होता है टास्क को कंप्लीट करना, राइट। और दूसरे तरह के ऐसे लीडर्स हो सकते हैं जिनका जिनका फोकस टास्क से ज्यादा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर होता है और वो अपने टीम मेंबर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप शेयर करने के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं। तो ब्रॉडली हम दो तरह के कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, होली टास्क फोकस्ड लीडर्स हो सकते हैं या फिर होली पीपल फोकस्ड लीडर्स हो सकते हैं। हावेवर हम जो स्टाइल्स यहां पे पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे एशरिज मॉडल क्या है लीडरशिप थ्योरी का, और हम पढ़ेंगे ब्लेक एंड माउंटेन्स मैनेजरल ग्रिड क्या है। तो ब्लेक एंड माउंटेन्स मैनेजरल ग्रिड के अंदर हम देखेंगे कि हम लीडर्स को टास्क फोकस्ड और पीपल फोकस के बीच में स्केल कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एशरिज मैनेजमेंट कॉलेज मॉडल की। देखिए एशरिज के अकॉर्डिंगली लीडर्स या तो टेल स्टाइल के हो सकते हैं जैसे ऑटोक्रेटिक स्टाइल बोलते हैं, सेल स्टाइल के हो सकते हैं जिन्हें परस्यूसिव स्टाइल बोलते हैं, कंसल्ट स्टाइल के हो सकते हैं जिन्हें कंसल्टेटिव स्टाइल बोलते हैं, और डेमोक्रेटिक स्टाइल के लीडर्स हो सकते हैं। जो लीडर्स टेल स्टाइल के होते हैं, दैट मींस ऑटोक्रेटिक लीडर्स होते हैं, ये सिर्फ अपनी बात बता देते हैं, अपना डिसीजन सुना देते हैं। इनको इस बात से कोई खास मतलब नहीं होता कि जो भी मैंने अभी डिसीजन सुनाया है या जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मेरे जूनियर्स उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये बस अपनी बात बोल करके चले जाते हैं। तो इस तरह के जो लीडर्स होते हैं ये टेल स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहलाता है। यहाँ पे जो है मोस्टली आप एक तरह से कह सकते हो कि आप अपनी अथॉरिटी का बहुत ज्यादा यूज करते हो और आप एक तरह से अपने डिसीजंस को बहुत स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करते हो, और आपका डिसीजन सही है गलत है उसके अंदर क्या डेफिशिएंसीज है इसके बारे में एटलीस्ट जूनियर से तो आपको कोई राय नहीं लेनी होती है। सेकेंड होता है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में लीडर्स क्या करते हैं, लीडर्स अपनी बात बोल तो देते हैं अपने टीम को, लेकिन अपनी बात बोलने के साथ साथ वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन क्यों दे रहे हैं या वो पर्टिकुलर डिसीजन क्यों दे रहे हैं इसके रीजंस भी एक्सप्लेन करते हैं। हाउएवर किसी भी तरह का फीडबैक या किसी भी तरह का जो है कमेंट वो फॉलोअर से या टीम के मेंबर से या जूनियर से नहीं लेना चाहते। सो दिस टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज कॉल्ड एज सेल्स लीडरशिप स्टाइल। तीसरा लीडरशिप स्टाइल है कंसल्टेटिव लीडरशिप स्टाइल। कंसल्टेटिव लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर होगा वो अपने जूनियर्स को अपने फॉलोअर्स को अपना डिसीजन सुनाएगा, एक्सप्लेन भी करेगा और उनसे कुछ ना कुछ सजेशंस या कमेंट्स भी लेगा। हावेवर वो कमेंट्स वो सिर्फ सुनने के लिए ले रहा है, उन कमेंट्स को इंप्लीमेंट करने का उसका कोई खास इरादा नहीं है। मतलब एक तरह से कंसल्ट लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर है वो एक सेटिस्फैक्शन दे रहा है फॉलोअर को कि हाँ भाई मैंने आपकी बात भी मैं सुन रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन उन बातों को वो कितना इंप्लीमेंट करेगा, उन बातों के हिसाब से वो अपने डिसीजन को अमेंड कर देगा क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरे टाइप का लीडरशिप स्टाइल है जॉइंट्स और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, इस तरह के लीडरशिप स्टाइल के अंदर लीडर जो है वो अपने जूनियर्स के काफी क्लोज होता है और जूनियर्स को पूरा पार्टिसिपेशन कराता है डिसीजन लेने से पहले और सबके हिसाब से ही। मतलब आप अगर कोई डिसीजन लेने वाले तो पहले आप प्रॉब्लम सबके सामने रखोगे, फिर सबको बोलोगे भाई आपके हिसाब से इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। सब जो सॉल्यूशन अपना बताएंगे लीडर को, लीडर उस सॉल्यूशन को एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद अपना फाइनल डिसीजन लेगा। तो और उस फाइनल डिसीजन के अंदर कहीं ना कहीं सभी इंप्लॉयज क्या करेंगे, एक तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग और दिस टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज कॉल्ड एज जॉइंट्स और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो ये आपका एशरिज मैनेजमेंट कॉलेज मॉडल है या एशरिज थ्योरी ऑफ लीडरशिप है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए एशरिज की जो थ्योरी है, इस थ्योरी के कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस हैं। एज पर दीज ऑब्जर्वेशंस आइडियल वर्ल्ड के अंदर सब ऑर्डिनेट जो है वो कंसल्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, यानी कि उनको डिसीजन दिया मिलना चाहिए और उस डिसीजन पर कुछ कमेंट करने का अधिकार उनके पास होना चाहिए, राइट। और एक ऑब्जर्वेशन ये भी कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जिन वर्कर्स को कंसल्ट टाइप ऑफ लीडरशिप से लीड किया जाता है उनका अपने काम के प्रति सबसे ज्यादा फेवरेबल एटीट्यूड होता है। साथ ही साथ स्टडी का एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि मोस्ट सबऑर्डिनेट्स फील दे दैट दे आर बीइंग लेड बाय द टेल्स और सेल स्टाइल मैनेजर्स। तो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये भी कहता है कि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि उन्हें टेल स्टाइल से या सेल स्टाइल से जो है लीड किया जा रहा है,
उनके जो सजेशंस है, उनके जो फीडबैक्स है, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। तो आइडियल वर्ल्ड के अंदर हम कह सकते हैं कि कंसल्ट टाइप की लीडरशिप एग्जिस्ट करनी चाहिए, बट सबऑर्डिनेट्स को प्रैक्टिकली मोस्टली ऐसा लगता है कि उन्हें या तो टेल स्टाइल से लीड किया जा रहा है या फिर सेल स्टाइल से लीड किया जा रहा है। टेल्स और सेल्स दोनों के अंदर ही हम जानते हैं कि जो आपके जूनियर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनका कोई बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता है। अच्छा, इन सब में से कौन सा स्टाइल सबसे बेस्ट है? क्या टेल स्टाइल सबसे बेस्ट है, क्या सेल स्टाइल सबसे बेस्ट है, या फिर कंसल्ट स्टाइल सबसे बेस्ट है, या डेमोक्रेटिक स्टाइल सबसे बेस्ट है? तो देखिए, इसके बारे में भी एशरिज की स्टडीज कुछ कहती है। एज पर एशरिज, आप कौन से स्टाइल से लीड कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका वो स्टाइल कंसिस्टेंट होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी तो आपने टेल स्टाइल अडॉप्ट कर लिया, कभी आप जॉइंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप दिखा रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना, इससे आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे। तो आपका सर्टेन स्टाइल ऑफ लीडरशिप होना चाहिए और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देखिए, नेक्स्ट थ्योरी ऑफ लीडरशिप जो है वो अपने आप में एक टूल है, एंड द नेम ऑफ दिस टूल इज ब्लेक एंड माउंटेन्स मैनेजरल ग्रिड। एक बात आप ध्यान में रख करके चलिए कि लीडरशिप कहीं ना कहीं एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मतलब ऐसा नहीं कि ये दो चीजें पूरी तरह से सेपरेटेड है। अच्छे मैनेजर्स का अच्छा लीडर होना भी जरूरी होता है। ये जो ब्लेक एंड माउंटेन्स मैनेजरल ग्रिड है, यहां पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को दो क्राइटेरिया पर स्कोर दे सकते हो। और ये दो क्राइटेरियाज क्या है? द फर्स्ट क्राइटेरिया इज कंसर्न फॉर टास्क, कि आपके जो मैनेजर्स हैं वो टास्क के ऊपर कितना कंसर्न है, मतलब उनका इस बात पे कितना फोकस रहता है कि जो भी टास्क है उनकी टीम के, वो समय पे कंप्लीट होने चाहिए। एंड द सेकेंड वन इज एंड द सेकेंड क्राइटेरिया इज कंसर्न फॉर पीपल। इसका मतलब ये है कि आपके जो मैनेजर्स हैं वो अपनी टीम के लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप शेयर करते हैं। राइट, मतलब उनका इंटरपर्सनल स्किल जो है वो कैसा है, वो किस तरह का बिहेवियर अपने लोगों के साथ रखते हैं, और उनके जूनियर्स जो है वो उनको कितना पसंद करते हैं। इस पॉइंट पर भी आप अपने मैनेजर्स को स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर मिनिमम स्कोर जो होगा वो 1 होगा, और जो मैक्सिमम स्कोर होगा वो होगा 9। अगर आपका कोई मैनेजर टास्क पर बिल्कुल फोकस नहीं है, मतलब उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि काम बिल्कुल समय पे खत्म होना चाहिए, इफेक्टिवली खत्म होना चाहिए, एफिशिएंटली खत्म होना चाहिए, तो कंसर्न फॉर टास्क के क्राइटेरिया पे आप उसको काफी लो स्कोर दोगे। आप उसे सिर्फ 1 का स्कोर दोगे। वहीं अगर कंसर्न फॉर पीपल के मामले में भी वो बहुत ज्यादा वीक है, दैट मींस उसका इंटरपर्सनल स्किल जो है वो बहुत खराब है, उसको उसके जूनियर्स पसंद ही नहीं करते, किसी के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है अच्छा, वो अपने टीम के लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई फोकस नहीं करता है कि उसका सबके साथ एक अच्छा बॉन्ड रहे, तो आप उसे कंसर्न फॉर पीपल के बेसिस पर भी 1 का स्कोर दोगे। ऐसे जो मैनेजर्स होते हैं ये इम्पोविशड कैटेगरी में आते हैं, और इन मैनेजर्स को या तो निकाल देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर इनको अच्छी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत है। अगर कोई ऐसा मैनेजर है जिसका टास्क पर काफी फोकस रहता है, मोस्टली वो टास्क पर ही फोकस करता है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मेरे टीम मेंबर्स मेरे लिए क्या सोचते हैं, या उनके साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो भी टास्क मुझे दिए गए हैं और मेरी टीम को दिए गए हैं वो समय पे कंप्लीट होने चाहिए। तो कंसर्न फॉर टास्क के बेसिस पर तो हम उसको 9 का स्कोर दे सकते हैं, बट कंसर्न फॉर पीपल के बेसिस पर हम उसको 1 का स्कोर दे सकते हैं। ये टास्क कैटेगरी के मैनेजर्स हैं, इनका हाई फोकस किस पे होता है? टास्क पे होता है। कुछ मैनेजर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि टास्क पर तो कोई फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिलेशनशिप अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, बहुत अच्छा बॉन्ड है उनका अपनी टीम के साथ। इनको 1,9 कंट्री क्लब के अंदर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेस्ट, जिनका टास्क भी जो टास्क पर भी पूरा फोकस रखते हैं, और एज वेल एज जो पीपल के लिए, दैट मींस अपने टीम के लोगों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड भी शेयर करते हैं। तो टास्क पर भी इनका पूरा फोकस है, और साथ साथ अपने लोगों के साथ भी इनका बहुत अच्छा बॉन्ड है। इनको हम 9,9 का स्कोर देंगे, और ये टीम की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, कुछ मैनेजर्स ऐसे हो सकते हैं जो दोनों ही पॉइंट्स पर ठीक ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि टास्क पर भी उनका फोकस रहता है,
एज वेल एज लोगों पर भी फोकस रहता है, लेकिन दोनों ही जगह बहुत अच्छा फोकस नहीं है, तो इनको आप 5,5 में कैटेगराइज कर सकते हैं. दिस इज मिडिल रोड. इस तरह से कैटेगराइज करने के बाद नाउ यू कैन डिसाइड कि जो लोग 1,1 में हैं उनको किस तरह की ट्रेनिंग देनी है, या निकालना है तो उनको फायर कर देना चाहिए. 1,9 के अंदर जो मैनेजर्स हैं उनको क्या सिखाने की जरूरत है, 5,5 में जो मैनेजर्स हैं उनको क्या सिखाने की जरूरत है, और जो 9,1 में है उनको क्या सिखाने की जरूरत है. तो इस तरह से ब्लेक्स और माउंटेन मैनेजर ग्रिड जो है वो आपको काफी हेल्प कर सकती है आपके मैनेजर्स के अप्रेजल के टाइम पे, और आपके मैनेजर्स को ट्रेनिंग क्या देनी है. नेक्स्ट हमें समझना है कंटिजेंसी थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट. देखिए, जब हम कंटिजेंसी थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो तीन थ्योरीज हमें बेसिकली यहां पर पढ़नी है. फेडलर की थ्योरी, बैनेस की थ्योरी और जॉन अडायर की थ्योरी. सबसे पहले हम फोकस करेंगे फेडलर की थ्योरी पे. इन सभी थ्योरीज को कंटिजेंसी थ्योरीज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन थ्योरीज में सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली लीडरशिप को एक्सरसाइज करने की बात मेंशन है. जैसे फेडलर की थ्योरी की हम बात करें तो मैनेजर्स दो तरह से लीडरशिप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आइदर एज साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर्स और साइकोलॉजिकली क्लोज मैनेजर्स, पीडीएम्स एंड पीसीएम्स. एक साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर जो होता है वो अपने सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट से डिस्टेंस मेंटेन करता है, मतलब कैजुअली बात नहीं करेगा, फॉर्मली ही बात करेगा. और साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर कुछ फोकस नहीं होगा. मेनली जो उसका फोकस होगा वो टास्क कंप्लीशन पर होगा कि टास्क जो है अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट होना चाहिए. जब एक साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर अपने जूनियर्स या सीनियर्स के साथ कम्युनिकेट करता है तो कम्युनिकेशन भी वो फॉर्मल चैनल से कम्युनिकेट करना पसंद करता है. वहीं साइकोलॉजिकली क्लोज मैनेजर्स जो होते हैं वो इनफॉर्मली अपने सीनियर्स के साथ और जूनियर्स के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, उनसे बात करते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, अच्छी रिलेशनशिप, अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने के ऊपर उनका फोकस होता है. और जब बात कम्युनिकेशन की आती है तो कम्युनिकेशन के लिए वो इनफॉर्मल डिस्कशंस और इनफॉर्मल चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि कैंटीन में अपने जूनियर्स के साथ बात कर ली, वॉक पर अपने जूनियर्स के साथ बात कर ली, कैजुअल मीटिंग्स अपने जूनियर्स के साथ रख ली. कोई लाइन, जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसको जनरली फॉलो नहीं करते. साइकोलॉजिकली क्लोज मैनेजर्स जो हैं उनका फोकस पीपल पे यानी कि लोगों पे ज्यादा होता है, टास्क पे कंपैरेटिवली कम होता है. बट ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी स्थिति में है, हाईली फेवरेबल वर्क एनवायरनमेंट है, या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत खराब स्थिति में है और लेस फेवरेबल एनवायरनमेंट है, तो ऐसे में मैनेजर्स को साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर्स की तरह काम करना चाहिए. सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये, लेकिन थ्योरी यही कहती है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हाईली फेवरेबल वर्क एनवायरनमेंट है, ठीक है, या बहुत ही खराब वर्क एनवायरनमेंट है, तो आपको क्या करना है, साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर्स की तरह काम करना और फॉर्मली ही सबके साथ कम्युनिकेशन करना है. वहीं अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी मिडिल टाइप सिचुएशन में है, मिडिल टाइप का मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ना तो बहुत हाईली फेवरेबल स्थिति में है ना ही लेस फेवरेबल स्थिति में, बीच में कहीं है, तो ऐसे में मैनेजर्स को क्या करना है, हाईली फेवरेबल की तरफ लेकर के जाना है ऑर्गेनाइजेशन को. तो ऐसे में उन्हें अपनी टीम के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करना चाहिए, ठीक है, और अपनी टीम के साथ कैजुअल रिलेशनशिप उन्हें डेवलप करनी चाहिए, ताकि वो जो एक अच्छे लीडर की तरह पोर्ट्रेड हो और जो एफिशिएंसी है, जो इफेक्टिवनेस है वर्कर्स की, उसको वो इंक्रीज कर सके. तो कंटिजेंसी थ्योरी है ये. अगर बहुत अच्छी या बहुत खराब सिचुएशन है तो साइकोलॉजिकली डिस्टेंट मैनेजर टाइप की लीडरशिप एक्सरसाइज करनी है, और अगर मिडिल में कहीं सिचुएशन है तो साइकोलॉजिकली क्लोज मैनेजर टाइप की रिलेशनशिप आपको एक्सरसाइज करनी है. देखिए, नेक्स्ट कंटिजेंसी थ्योरी है जॉन अडायर की, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप थ्योरी. ठीक है. एज पर दिस थ्योरी आपके जो मैनेजर्स हैं उन मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, उन मैनेजर्स को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिएक्ट करना चाहिए. अब अकॉर्डिंग टू द नीड का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द नीड का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर इंडिविजुअल नीड्स हैं तो इंडिविजुअल नीड्स को एड्रेस करने के लिए उन्हें अपना रोल चेंज करना चाहिए. अगर टास्क नीड्स है तो टास्क नीड्स को एड्रेस करने के लिए उन्हें अपना रोल चेंज करना चाहिए, और अगर ग्रुप नीड्स है तो ग्रुप नीड्स को आंसर करने के लिए उन्हें अपना रोल चेंज करना चाहिए. जैसे अगर उन्हें दिख रहा है कि यार ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एम्प्लॉयज का मोरल काफी लो चल रहा है, तो वो उन लोगों से मिलकर के उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं. कोई सर्टेन एम्प्लॉय काफी वीक चल रहा है किसी सर्टेन एरिया में, तो उसकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं.
एम्प्लॉयज को क्या प्रॉब्लम है उनसे ये पूछ सकते हैं, अच्छे लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, अपने अच्छे एम्प्लॉयज का या एम्प्लॉयज जिनको कुछ मेंटरिंग की जरूरत है उनके लिए गोल सेटिंग का काम कर सकते हैं। तो ऐसा करते समय मैनेजर ने कौन सी नीड्स को एड्रेस किया, इंडिविजुअल नीड्स को। वहीं अगर लग रहा है कि ओवरऑल टीम को आपको एड्रेस करने की जरूरत है, ओवरऑल टीम का आपको मोरल बढ़ाने की जरूरत है, उनके बीच में पीस कीपिंग की जरूरत है, मतलब कि टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, टीम के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखें, तो इसको आंसर करने के लिए जब आप अपना रोल चेंज करेंगे तो दैट मीन्स कि आपने ग्रुप नीड्स को एड्रेस करने के लिए अपना रोल चेंज किया है। वहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को अगर आपकी अटेंशन की जरूरत है, ठीक है, अगर कोई डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, अगर आपको किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स को इवैल्यूएट करना है या आपको परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, कुछ सर्टेन डिसीजंस आपको लेने हैं, इनिशिएटिंग मतलब तो ये हो गया कि भाई आपको आगे होकर के कुछ नया स्टार्ट करना है। अगर इस तरह की चीजों को आपके अटेंशन की जरूरत है तो दैट मीन्स इसके लिए आपको अपना जो रोल है वो टास्क रोल की तरह चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो अडायर की थ्योरी ये कहती है कि डिफरेंट टाइप की नीड्स अराइज होती रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, और मैनेजर्स को इन डिफरेंट टाइप की नीड्स के अकॉर्डिंगली अपना रोल चेंज करते रहना चाहिए। अगर व्यक्ति विशेष को जरूरत है आपकी तो इंडिविजुअल नीड बनाओ, अगर आपकी टीम को आपकी जरूरत है तो ग्रुप नीड बनाओ, और अगर आपको टास्क ओरिएंटेड होना है, बिल्कुल सारा फोकस टास्क कंप्लीशन पे रखना है, तो टास्क रोल आप अपना क्रिएट करें। देखिए कंटिजेंसी थ्योरी में लास्ट टाइप की जो लीडरशिप थ्योरी है वो है बेनिस की थ्योरी। बेनिस ने मैनेजर्स को दो तरह से क्लासिफाई किया, ट्रांजैक्शनल मैनेजर्स एंड द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। ट्रांजैक्शनल मैनेजर जो है वो एक तरह का लीडरशिप स्टाइल ही है, बट ट्रांजैक्शनल मैनेजर्स जो है वो मेनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटीज उनके पास है उन सब चीजों का इस्तेमाल करने पर फोकस करते हैं। ट्रांजैक्शनल मैनेजर्स का मेन फोकस एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने पर होता है, मतलब अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी जैसे प्री डिफाइंड है, जैसे प्री डिसाइडेड है, वैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी अच्छे से होनी चाहिए। हर इंसान को जो काम दिया गया है उस काम को वो अच्छे से करे। आप सिस्टम और स्ट्रक्चर्स पर फोकस करते हो इफ यू आर अ ट्रांजैक्शनल मैनेजर। सिस्टम और स्ट्रक्चर्स का मतलब जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है, जो लाइन ऑफ रिपोर्टिंग है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं, उन सबका इस्तेमाल आप ज्यादा करते हो। परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए आपका ध्यान कंट्रोल्स के ऊपर होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनल कंट्रोल्स लगाए गए हैं उनके ऊपर आप रिलाय करते हो। ट्रांजैक्शनल मैनेजर्स का ना शॉर्ट टर्म व्यू होता है, मतलब जो शॉर्ट टर्म में टास्क मिले हुए हैं उनको कंप्लीट करना, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना, ये बेसिक एम होता है ट्रांजैक्शनल मैनेजर्स का। दे बिलीव ऑन डूइंग थिंग्स राइट। डूइंग थिंग्स राइट का मतलब बुक्स के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने का प्रोसीजर है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करने की तरफ आपका सारा ध्यान होता है। वहीं दूसरी तरफ होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स का काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, वो इनोवेशन और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। और वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रक्चर का यूज करके ही सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ बेहतर करना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं वो अपने जूनियर्स को इंस्पायर करते हैं, राइट। दे दे क्रिएट देयर स्टेटस एंड दे चैलेंज देयर स्टेटस कि भाई आपको अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा इसीलिए परफॉर्म नहीं करना है क्योंकि आपकी मॉनिटरिंग की जा रही है, आप सुपरविजन के अंदर है। आपको इसीलिए परफॉर्म करना है क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सर्टेन स्टेटस रखते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस यू हैव टू परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स का जो व्यू होता है, जो विजन होता है, वो लॉन्ग टर्म विजन होता है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ कुछ सर्टेन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन के पर्पस के लिए नहीं देख रहे हैं, वो एक लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स की अप्रोच होती है डूइंग द राइट थिंग्स। सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोसीजरली और प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको चीजें करनी है। यहां पर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स का एम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी कुछ सही है, जो भी जरूरी है, वो सब वो परफॉर्म करें, उन सभी चीजों के ऊपर उनका फोकस रहे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग थिंग्स राइट। डूइंग थिंग्स राइट का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चीजों को करना, जबकि डूइंग द राइट थिंग्स का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सही है वो चीज के ऊपर फोकस करना। भले ही वो एग्जैक्टली कहीं पर मेंशन है चाहे नहीं है, कुछ नया आपको सोचना पड़ रहा है उस चीज के इंप्लीमेंटेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए, तो भी आप उन चीजों को करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज डूइंग द राइट थिंग्स। सो दैट इज द थ्योरी ऑफ बेनिस। देखिए एट लास्ट एक थ्योरी हमें और स्टडी करनी है, दैट इज हिफिट्स थ्योरी ऑफ लीडरशिप, आल्सो कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड लीडरशिप। देखिए ये काफी आसान सी थ्योरी है, हालांकि मॉडर्न थ्योरी है, ट्रेडिशनल नहीं है। एज पर दिस थ्योरी, लीडर जो है वो आइडियल लीडर जैसा कुछ नहीं होता है, पहली बात ये।
लीडर सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है और डिफरेंट टाइप के सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट टाइप के लीडर्स इवॉल्व हो सकते हैं, राइट? सो द पॉइंट इज दिस कि हमें ये सोच के नहीं चलना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही आदमी लीडर होगा, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में किसी भी पॉइंट पर आपको लीडर्स मिल सकते हैं। और ये जो थ्योरी है ये लीडरशिप में और एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी के अंदर बहुत क्लियर डिफरेंशिएट करती है। एज पर हिफिट्स, लीडर्स, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि लीडर्स इवॉल्व होते हैं, लीडर्स समय के साथ साथ सामने आते हैं, और किसी को अथॉरिटी दे देने से कोई लीडर नहीं बन जाता है। लीडर इस बात से एग्जामिन होता है कि उसका अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप समय के साथ साथ आपके सामने लीडर्स इवॉल्व होते हैं। और आपको बिल्कुल भी कंस्ट्रेंट लेकर के नहीं चलना है ऑर्गेनाइजेशन में कि एक सर्टेन मैनेजर ही लीडर होगा जिसके पास अथॉरिटी, ऐसा नहीं है। किसी भी जगह पर, किसी भी टीम के अंदर अगर आपको दिख रहा है कोई लीडर इवॉल्व हो रहा है, तो उस लीडर को आपको एड्रेस करना है, और उस लीडर से आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को बढ़वा सकते हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। सो दैट इज द हैबिट्स डिस्पर्स्ड लीडरशिप। तो इसको अगर अपन समराइज करें तो सीधी सी बात है, ये बहुत ज्यादा सोशियोलॉजिकल रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कर रही है। ये सोशियोलॉजिकल अप्रोच है या पॉलिटिकल अप्रोच है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर लीडर्स मिल सकते हैं। लीडर ऐसा नहीं है कि जो सीनियर मैनेजर्स होंगे या जो सुपरवाइजर्स होंगे सिर्फ वही लीडर्स हैं। हर जगह पर लीडर मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये थ्योरी एग्जैक्टली ये कह रही है कि लीडर्स इवॉल्व होंगे टाइम के साथ साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ साथ। अथॉरिटी देने से सिर्फ कोई लीडर नहीं बन जाता है। लीडर सामने वाला है या नहीं है, ये इस बात से एग्जामिन किया जाएगा कि उसके अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, राइट? सो दिस इज योर हेफिट्स थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो इस तरह से ये चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया है। इसमें हमने लीडरशिप एंड मैनेजमेंट क्या होता है सबसे पहले ये समझा, फिर मैनेजमेंट की थ्योरीज क्या है वो हमने समझी, फिर लीडरशिप की एग्जैक्टली क्या थ्योरीज है वो हमने समझी, राइट? ओके, थैंक यू।